गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। लेसन 2 में हमें पदार्थ जो है वो हमारे आसपास के शुद्ध हैं या नहीं, इसके टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। लेसन का नाम भी यही है। आगे हम बात करते हैं परिवर्तन की। पदार्थ जो होते हैं उनमें परिवर्तन पाए जाते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं सुनिएगा, इसकी बातें करेंगे। परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में उसके भौतिक गुणों में, भौतिक गुण का मतलब उसका आकार, आयतन, ये सब, आकृति, रंग, ये अगर बदल जाए तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और अगर उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाए, रासायनिक संगठन में जो परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक गुण, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो जो परिवर्तन होता है इसका मतलब होता है कि पदार्थ के अंदर चाहे भौतिक परिवर्तन हो जाए, चाहे रासायनिक किसी भी गुणों के अंदर परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि पदार्थ के भौतिक व गुणों में, भौतिक व रासायनिक गुणों में विभिन्नताएं जो आती हैं उन्हें ही हम क्या कह देते हैं? परिवर्तन कह देते हैं। यानी कि रासायनिक और भौतिक गुण में विभिन्नता आनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के हो जाने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं तो आप बताएंगे कि वे परिवर्तन जिनमें भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए पदार्थ के, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में या भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए। ये रंग हो सकते हैं, भौतिक गुण, आकार हो सकता है, आकृति हो सकती है, उसमें अगर परिवर्तन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जब परिवर्तन होता है तो नए पदार्थ का निर्माण जो है वो इसमें नहीं होता। जैसे कि देखिएगा, हम बात करें कि जो जल होता है, इस जल के द्वारा बर्फ बन जाती है, गर्म करने पर बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ठंडा करने पर क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। और बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो वापस क्या बन जाती है? जल बन जाता है। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये दोनों दिशाओं में चलते हैं। यानी कि जल से इस प्रकार से बर्फ बन सकता है और बर्फ से वापस क्या बन सकता है? जल बन सकता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम इस वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक, इस वाले पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद। यानी कि भौतिक परिवर्तन में अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से वापस अभिकारक बन सकता है। यानी कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये दोनों दिशाओं में होते हैं। कौन सी दिशाओं में होते हैं? दोनों दिशाओं में। सुनिएगा कि जल जो है, इससे हमने क्या बनाया? बर्फ बनाया। बर्फ से हमने वापस क्या बनाया? जल को बनाया। जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ से जब हम दूसरे पदार्थ में बदलेंगे उसको, या उसमें परिवर्तन होगा तो वापस वो पदार्थ जो है वापस उसी में चेंज हो सकता है। जैसे कि देखिएगा, दूसरा उदाहरण ले, कागज का फटना। कागज अगर फट जाएगा तो उसे वापस से चिपका सकते हैं, यानी वो पदार्थ वापस बन सकता है। यानी कि नया पदार्थ इसमें कुछ भी नहीं बन रहा। जल से बर्फ बना, बर्फ से वापस जल बन गया, कोई अलग पदार्थ नहीं बना। इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। हमने पंखा ऑन किया, बटन ऑन करके तो पंखा चल गया, बटन ऑफ किया तो वापस पंखा क्या हो गया? रुक गया। बल्ब को ऑन किया तो बल्ब जल गया, बल्ब को बंद किया स्विच को तो बल्ब क्या हो गया? बंद हो गया। यानी कि वापस वही क्रियाएं हो, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसमें किसी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। आगे दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि इस परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है या रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है।
इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब परिवर्तन होगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे कि देखिएगा, हम कहें कि दूध से दही बनता है, दूध से क्या बन रहा है, दही का निर्माण हो रहा है। तो क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी कि इसमें दूध जो है इसका परिवर्तन किस में हो गया, दही में परिवर्तन हो गया। दूध की जो रासायनिक संरचना होती है, रासायनिक संगठक होते हैं वो अलग होते हैं, दही के क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो दही, दूध से क्या बना, दही बना। दही जो बना है ये एक नया पदार्थ बना है, मतलब ये दूध जो है ये दूध नहीं रहा, ये दही बन गया, नया पदार्थ बन गया। दही से वापस क्या नहीं बन सकता, दूध नहीं बन सकता। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कागज का जलना। कागज का जलना, कागज का जलना क्या है, तो कागज को हम जला देंगे तो वो राख बन जाएगी। तो राख क्या बनी, नया पदार्थ बनी। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि कागज को जलाएंगे तो कागज तो रहेगा नहीं और राख का निर्माण हो जाएगा, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। वापिस राख से हम क्या नहीं बना सकते, कागज को नहीं बना सकते। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। अभी इसमें हम एक उदाहरण की बात करें, एक तो उदाहरण ज्यादातर पूछा जाता है मोमबत्ती का पिघलना, और एक पूछा जाता है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना दोनों कैसे परिवर्तन है, तो सुनिएगा। जो मोमबत्ती होती है, इस मोमबत्ती के अंदर धागा भी होता है, आपने देखा होगा, और वही धागा क्या होता है, जलता है। तो अगर बात आए मोमबत्ती के पिघलने की, मोमबत्ती के पिघलने की, तो होगा क्या कि मोमबत्ती जो होगी जलेगी तो पिघलती जाएगी, और पिघलती पिघलती क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा, मुंह में इकट्ठा हो जाएगा। तो मोमबत्ती जो पिघलेगी ये कौन सा परिवर्तन है, तो आप बताएंगे भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो मोम पिघला, इस मोम से हम वापस क्या बना सकते हैं, मोमबत्ती बना सकते हैं। और मोम से सिर्फ क्या बना है, मोम ही बना है, नया पदार्थ बना ही नहीं। अब हम बात करें मोमबत्ती के जलने की। मोमबत्ती के जलने का मतलब होता है कि ये जो धागा होता है ये पूरा जल जाता है, और अगर इसमें धागा रहेगा ही नहीं तो मोमबत्ती जलेगी नहीं। और धागे से हम सोचे तो क्या बनेगी, राख बनेगी, नया पदार्थ का निर्माण होगा, मोमबत्ती दोबारा जलेगी नहीं। यानी कि मोमबत्ती का जो जलना होता है, धागा उसमें खत्म हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि मोमबत्ती का पिघलना तो क्या है, भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन क्या है, मोमबत्ती का जलना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को इसी रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, उनमें रासायनिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांट दिया जाता है, जो हम तत्व और यौगिक के रूप में पढ़ते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं इनको रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। दो भाग जो होते हैं, पहले भाग की हम बात करते हैं तत्व की। तत्व या एलिमेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि तत्व जो होता है ये रॉबर्ट बोयल नामक एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट बोयल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का यूज लिया था, उपयोग किया था। यानी सबसे पहले तत्व का जो नाम, जो तत्व नाम है, इसको लेने वाले जो थे, तत्व नाम जो है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले जो थे, वो थे रॉबर्ट बोयल, जो सन 1661 में इन्होंने किया था इसका उपयोग। इसके बाद में क्या है कि एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवासिये, जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तत्व को परिभाषित करने का कार्य किया। यानी तत्व जो है इसको परिभाषित जो है सबसे पहले हम करेंगे, किस वैज्ञानिक द्वारा परिभाषित किया गया, तो आप बताएंगे लेवासिये के द्वारा इन्हें सबसे पहले परिभाषित किया गया। तो लेवासिये ने इसकी परिभाषा जो दी वो ये थी कि जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स बोल देते हैं इंग्लिश में, तत्व जो होते हैं वो पदार्थ का वह रूप है
तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में बदला या विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब है कि तत्व वे पदार्थ होते हैं या पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उसकी क्रिया करवाकर, हम उसमें रासायनिक अभिक्रिया करवाकर या रासायनिक प्रतिक्रिया देकर उसको दो भागों में, यानी कि उसके अदर कोई उसका विभाजन जो है वो नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं बात करूं सोडियम है, तो इस तत्व को हम दो भागों में विभाजित रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा नहीं कर सकते। सोडियम ही रहेगा। यानी कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, वो पदार्थ के ऐसे रूप हैं जिन्हें और विभाजित रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। भौतिक से तो कर सकते हैं, जो सोडियम है इसको काट देते हैं, सोडियम जो है वो दो टुकड़े हो जाएंगे। सोडियम जो है इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यानी एक टुकड़ा ये भौतिक रूप से हुआ। रासायनिक रूप से क्या नहीं कर सकते, रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उसे दो भागों में अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व की ओर आगे बात करते हैं। तत्व जो होते हैं, अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। अब तक जो है आवर्त सारणी में हम पढ़ते हैं तो टोटल कुल 118 तत्व ज्ञात है। इन 118 तत्वों में से जो 92 तत्व है, ये 92 तत्व तो क्या है, प्राकृतिक है। इसके अलावा शेष जितने भी तत्व रह गए वो क्या है, कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनमें से, इन तत्वों में से जो टोटल तत्व है, इनमें से 11 तत्व जो है ये कमरे के ताप पर गैस के रूप में पाए जाते हैं। यानी 11 क्या होती हैं, गैसें होती हैं। और दो तत्वों की बात करें, इन 118 में से जो दो तत्व हैं, ये दो तत्व इसी कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं, जिनका नाम पारा और ब्रोमीन है। ब्रोमीन को हम Br से और पारे को Hg से दर्शाते हैं। Hg और Br प्रतीक के द्वारा इन्हें लिखा जाता है। तो 11 तत्व कमरे ताप पर गैस होते हैं। दो तत्व जो है पारा और ब्रोमीन वो क्या है, द्रव अवस्था में रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें गैलियम है, गैलियम के अलावा बात करें सीजियम है, और सीजियम और गैलियम जो है ये 303 केल्विन ताप पर, 303 केल्विन से अगर अधिक ताप हो तो ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि तत्व जो होते हैं 118 ज्ञात हैं, 92 प्राकृतिक प्रकृति में मिले हैं, जो शेष हैं वो मानव के द्वारा बनाए हुए हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं। इनमें से जो दो तत्व है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो है वो पारा और ब्रोमीन है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सा धातु या ऐसे कौन से तत्व हैं जो कमरे के ताप पर द्रव है, तो आप पारा या ब्रोमीन का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा गैलियम सीजियम जो है ये 303 केल्विन ताप पर क्या हो जाते हैं, द्रव में बदले जाते हैं। अब तत्वों के कुछ प्रकार हैं। इसी में 118 जो है इनको तत्वों को विभाजित किया गया है धातु, अधातु और उपधातु में। उनकी बात करते हैं। तो तत्व जो होते हैं इनको जो विभाजित किया गया है 3 भागों में, उनकी बात करते हैं। पहला जो होता है वो होता है धातु। धातु जो होते हैं इसके कुछ विभिन्न गुण धर्म होते हैं। गुणों की बात करके हम धातु को जानेंगे कि धातु मेटल होती क्या है। धातु जो होती है ये चमकीली होती है। क्या होती है, चमकीली होती है, जिसमें चमक होती है। जैसे सोना चांदी चमकता है वो क्या है, धातु है। धातु जो होती है ये चमकीली होती है। इसके अलावा इनमें तन्यता पाई जाती है। तन्यता क्या होती है, तन्यता का मतलब होता है हम धातु का तार बना सकते हैं। आपने देखा होगा हम सोने की चेन वगैरह बनाते हैं, यानी कि हम उससे तार बनाते हैं सोने चांदी की, या लोहे की तनी होती है, तनी से पे हम कपड़े सुखाते हैं।
तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, धातु जो होती है इसको खींच कर तार में इसको बदले सकते हैं, या इसका क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तीसरी अगर बात करें तो जो धातु होती है वो आघात वर्ध्यता का गुण उसमें पाया जाता है, आघात वर्धनीयता होती है। इसका मतलब होता है कि हम धातु को पीट कर उसकी चद्दर बना सकते हैं या चादर बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जिस स्कूल के अंदर जिस टेबल के ऊपर बैठते हैं, अगर वो लोहे की टेबल है तो उसके ऊपर का जो परत होता है वो चद्दर के रूप में होता है। या हमारे घरों में लोहे के गेट होते हैं, उनमें जो चद्दर होती है वो क्या होती है, लोहे की बनी होती है या किसी अन्य धातु की जो बनी होती है। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता, यानी कि लोहे जो धातु होती है उसे पीट कर क्या बना सकते हैं, इस प्रकार से परत का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करें चौथी, तो जो धातु होती है, ये धातु जो होती है ये कठोर होती है। कठोर का मतलब क्या होता है कि धातु जो होती है कठोर अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस होती है। लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं। दो अपवाद की मैं बात करूं तो जैसे कि एक तो होता है पारा, अपवाद की बात करें, पारा जो है, ये पारा जो धातु है, ये पारा धातु द्रव रूप में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये होता है कि धातु क्या होती है, ठोस होती है। ठोस की बात करूं मैं, ठोस होती है, ठोस होती है। तो जो पारा जो धातु होती है, जो Hg मरकरी बोल देते हैं, जो Hg मरकरी है, ये क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा हम बात की हमने कठोर की, धातु क्या होती है, कठोर होती है, कठोर होती है। लेकिन इसके अपवाद होते हैं पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम जो धातुएं होती है, इनको चाकू की सहायता से भी काटा जा सकता है। अगर चाकू की सहायता से इनको काटा जा सकता है तो यानी कि ये ठोस नहीं है। यानी कि जो अन्य जो धातुएं वो ठोस होती है, लेकिन अपवाद के रूप में सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। मरकरी होती है, और कठोर के रूप में जो होती है ये अपवाद पाए जाते हैं। मरकरी ठोस नहीं है, द्रव है। ये दोनों कठोर नहीं है, मुलायम है, क्योंकि धातुएं कठोर होती हैं ज्यादातर। ये हमने बात की किसकी, धातु की। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम सोडियम उदाहरण हो गए, सोना चांदी है, ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अधातु की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं अधातु की। अधातु, अधातु में क्या गुण होते हैं, जो धातु में गुण होते हैं वो इसमें नहीं होते। यानी कि हम बात करेंगे कि धातु चमकीली होती है तो अधातु चमकीली नहीं होती है। दूसरी बात करें कि इसमें धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है, यानी अधातु में तन्यता गुण नहीं होता। हम बात करें कि आघात वर्ध्यता होती है धातुओं में, तो यानी अधातुओं में नहीं होती है। हम बात करें कि जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं जो है ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ताप और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। जबकि धातुएं जो होती हैं वो सुचालक होती है। धातुओं में करंट आता है, और चांदी सबसे ज्यादा सुचालक वस्तु होती है, या सबसे ज्यादा सुचालक धातु होती है। चांदी में सबसे ज्यादा करंट आता है, और जो बाकी जो है अन्य अधातुएं वो क्या होती है, कुचालक होती है। अधातुओं में करंट नहीं आता, विद्युत प्रवाह नहीं होता। इसके बाद में हमने ये बात की किसके, अधातुओं की। अधातुओं के जो उदाहरण हैं वो जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, इसके अलावा क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो ये सब क्या है, अधातुएं होती हैं। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, हम बात करते हैं उपधातु की। तीसरा प्रकार तत्वों के रूप में तीसरा जो प्रकार है वो है उपधातु। उपधातु क्या होती है, तो आप बताएंगे अधातु व जो धातु है इनके मध्य के जो गुण है, इनके बीच के जो गुण है, उससे वो जिस तत्व में हो उन्हें हम क्या कह देते हैं, उपधातु कह देते हैं। उपधातु जो होती है उसमें अधातु धातु के बीच के गुण पाए जाते हैं। तो उपधातु जो होती है ये बहुत कम होती है। अधातु धातु के मध्य के गुण होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके जो उदाहरण है वो है जैसे कि जर्मेनियम है, जर्मेनियम लिख देता हूं मैं, जर्मेनियम है। इसके अलावा
जर्मेनियम है, ब्रोमीन है, सिलिकॉन है। ब्रोमीन उपधातु होती है, मैंने अधातु में बता दिया, सॉरी, थोड़ा वो ध्यान रखना यहाँ पे। सिलिकॉन है, सिलिकॉन लिख दिया मैंने। तो ये क्या है? उपधातु है, उपधातु के रूप में पाई जाती है, धातु या धातु के बीच के गुण इनमें होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तत्व का टॉपिक पूरा हो गया। यौगिक की बात करते हैं, तीसरी हम बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर किसका निर्माण होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बने होते हैं? यौगिक बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तत्व H2 है, एक तत्व O2 है, इनके मिलने से किसका निर्माण हुआ? H2O का। तो H2O यहाँ पे क्या है? यौगिक है, और ये क्या है? दोनों तत्व हैं। यानी यौगिक के अंदर दो या दो से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं। जो यौगिक होता है इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें, जो यौगिक होता है इसमें जो तत्व होते हैं वो समान होते हैं। यौगिक का जो बनावट होती है यौगिक की, वो एक समान होती है और हमेशा वही रहती है। यौगिक का जो आकार है, रंग है, ये चेंज नहीं होता। जल जो है, इसका जो भी आकार वगैरह है, जो भी जल है उसका रंग वगैरह है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। यानी यौगिक की जो बनावट होती है वो समान रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसके अलावा जो यौगिक होते हैं, इन यौगिकों को हमें रासायनिक या विद्युत रासायनिक ये प्रतिक्रियाएं देकर क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर जल का विद्युत अपघटन कर दूं तो ये वापस किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी कि यौगिकों को विद्युत रासायनिक या रासायनिक प्रतिक्रिया देकर हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग तत्वों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन तत्व जो होते हैं उन्हें हम रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया देकर अलग अलग नहीं कर सकते।